बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, वो डिसऑर्डर्स जो कि हार्ट के साथ या ब्लड वेसल्स के साथ रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कंसीडर किया जाता है। अब वैसे तो बहुत सारे जो हैं हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स के ऊपर डिस्कस किया गया है, तो हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो डिसऑर्डर डिस्कस किए गए हैं वो हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, कोरोनरी थ्रोम्बस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्रेन स्ट्रोक या हेमरेज। ये 7 डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। हम सीक्वेंस वाइज इनको डिस्कस करते हैं और चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला हमारे पास डिसऑर्डर है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो डिसऑर्डर है ये है ब्लड वेसल का डिसऑर्डर्स। भाई, अब हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, वो 2 किस्मों की होती हैं। एक हमारे पास होती है आर्टरी और दूसरी हमारे पास होती है वीन। दोनों के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक नज़र उनके ऊपर भी आप डाल देना। अच्छा, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है ना एथेरोस्क्लेरोसिस, ये है आर्टरी का डिसऑर्डर्स। और आर्टरी के अंदर टोटल मैंने आपको बताया था 3 वाल होती हैं। सबसे बाहर वाली जिसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, फिर बीच वाली जिसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जिसे ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। तो ये वाला जो डिसऑर्डर्स है ये बाहर वाली लेयर का नहीं, मिडल वाली लेयर का नहीं, जो सबसे अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका इंटरना है, ये इसका डिसऑर्डर है। तो इस डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है, हमने पढ़ा था कि आर्टरी के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तो आर्टरी जो है वो हमारी इलास्टिक होती है। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आर्टरी अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है। तो इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आर्टरी की वाल के साथ रिलेटेड होता है। और कौन सी वाल, ट्यूनिका इंटरना। ये आप लोगों से प्री एंट्री में पूछा जाएगा, जिसमें ये अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब हम जो है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या काज है, इलास्टिसिटी लूज होगी, क्यों होगी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई, आप सब लोगों को पता है कि हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो 2 किस्मों के होते हैं। एक को कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरे को कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। भाई, गुड कोलेस्ट्रॉल से मुराद ये होता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ऐसा लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर किया जाता है। और ऐसा लिपोप्रोटीन जिसकी डेंसिटी कम हो, लो हो, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर किया जाता है। अब हाई डेंसिटी वाले को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं और लो डेंसिटी वाले को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो 2 किस्मों का होता है, गुड और बैड। और गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो डेंसिटी होती है लिपोप्रोटीन की वो ज़्यादा होती है, और बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो डेंसिटी होती है लिपोप्रोटीन की वो कम होती है। भाई देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल आर्टरी है और इसके अंदर जो है वो आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल दिखाया जा रहा है। गुड कोलेस्ट्रॉल भी दिखाया जा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी दिखाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी ब्लड वेसल के अंदर जो है वो HDL या LDL दोनों नहीं होते या दोनों में से कोई एक होता है, ऐसा नहीं है। दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, उस अमाउंट से ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद आप सेकंड इमेज के अंदर देख सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है वो बिल्कुल एक नॉर्मल अमाउंट है। यहाँ पे बहुत कम है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल एक एक्यूरेट अमाउंट जो है वो गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की मौजूद है, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल आर्टरी का स्ट्रक्चर है। जबकि आप थर्ड वाली इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडरेट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते। और आप इस चौथी इमेज के अंदर आके देखें तो हाई जहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर बिल्कुल जो लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन है उसकी बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी वजह से हमारी जो आर्टरी है वो नैरो हो गई है। आर्टरी नैरो से मुराद है कि उसका डायामीटर बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कम हो गया है। अच्छा देखिए, अब जो हाई डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन है ना वो ब्लड में ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लड से निकलेंगे, ट्रैवल करके आगे चले जाएंगे। अब लो डेंसिटी वाले प्रोटीन का मसला ये होता है, इनकी डेंसिटी लो होती है ना, तो जब इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो ये ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स में ट्रैवल नहीं कर पाते। जब ट्रैवल नहीं कर पाते तो वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से जमा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो अपनी ज़्यादा डेंसिटी की वजह से वो आगे ट्रैवल कर जाता है। और जिसकी डेंसिटी कम होती है ना, तो वो फिर आगे ट्रैवल नहीं कर पाता। एक तो उसकी अमाउंट भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी कम है, तो आगे जब वो ट्रैवल नहीं करेगा तो क्या करेगा, वहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब वहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो आर्टरी को नुकसान होगा।
क्या नुकसान होगा? इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि इस आर्टरी का जो डायामीटर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर कि वॉल्यूम जब कम होता है तो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जब इस आर्टरी को आप नैरो कर दोगे, इसमें आप बैड कोलेस्ट्रॉल भर दोगे और उसकी वजह से इसका जो डायामीटर है वो नैरो हो जाएगा, तो इसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपने याद रखना है कि जो आर्टरी की अंदर वाली वाल होती है, पूरी नहीं, बाहर वाली नहीं, मिडल वाली नहीं, बिल्कुल अंदर वाली, जिसे ट्यूनिका इंटरना हम कह रहे हैं, ये वाल यहाँ से रप्चर हो जाएगी प्रेशर हाई होने की वजह से। और प्रेशर हाई क्यों वजह हो रहा है? इस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और भी बहुत सारे रीज़न है, वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, जब ये ब्लड वेसल यहाँ से रप्चर होगी तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी ब्लड वेसल रप्चर होती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो ब्लड क्लॉट बनने के लिए क्या होगा? वहाँ पे आपके प्लेटिलेट्स आएंगे, मुख्तलिफ किस्मों की प्रोटीन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, जितनी भी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रोटीन है वो सारी यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्लड का क्या बन जाएगा? क्लॉट बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्लड का क्लॉट बन रहा है इसे कहा जाता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जो कि हमारा अगला डिसऑर्डर होगा। आपको अगर ये डिसऑर्डर समझ आ गया ना तो सारे ही डिसऑर्डर आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि सारे डिसऑर्डर के फसाद की जड़ है ये। मैं आपको समझाता हूँ। तो होगा क्या कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ और इसकी वजह से आया हुआ क्योंकि यहाँ पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल था वो ज़्यादा होने लगा, इसने आर्टरी को बिल्कुल नैरो कर दिया और इसकी वजह से यहाँ पे फिर प्लेटिलेट्स आए, फाइब्रिनोजिन आई, कैल्शियम के आयंस आए, बहुत सारी चीज़ें आई और उनकी वजह से जो ये आर्टरी थी इसकी इलास्टिसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगी? लूज़ होने लगी। कैल्शियम वगैरह के जमा होने की वजह से ये आर्टरी इलास्टिसिटी से आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होने लग गई। और जब भी आपकी आर्टरी हार्ड होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देखें, एथेरोस्क्लेरोसिस में और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में फ़र्क है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा ना तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी नहीं होगी, हमारी आर्टरी भी हार्ड कभी भी नहीं होगी। अगर हाँ जिसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो फिर उसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने के 100% चांस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला डिसऑर्डर आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर जो लो डेंसिटी के लिपोप्रोटीन है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, ट्रैवल नहीं कर पाते। आर्टरी का जो डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और आप सब लोगों को पता है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आर्टरी की अंदर वाली वाल रप्चर होगी। जब आर्टरी की अंदर वाली वाल रप्चर होगी तो क्या होगा? यहाँ पे प्लेटिलेट्स आएंगे, फाइब्रिनोजिन आएंगे, ब्लड का क्लॉट बनेगा और ब्लड के क्लॉट बनने को कहा जाता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जो कि हमारा अगला डिसऑर्डर है। भाई देखें, अगर ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है तो जो थोड़ा बहुत डायामीटर होगा एक तो ये वो कवर कर लेगा, ठीक है, डायामीटर को आहिस्ता आहिस्ता ये थ्रोम्बस भी रिड्यूस करता जाएगा। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये जो थ्रोम्बस यहाँ पे बना है ये अभी तो इस ब्लड वेसल के साथ लगा हुआ है, अगर ये यहाँ से हट के और ब्लड में ट्रैवल करना शुरू हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर फोर सपोज करो हमारे पास ये आर्टरी है जो कि दिल की तरफ जा रही है, ठीक है, ये आर्टरी हमारे दिल को खून दे रही है और ये थ्रोम्बस आके इस दिल वाली आर्टरी जिसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है यहाँ पे आके स्टक हो जाए, यहाँ पे आके फंस जाए, तो दिल के मसल्स को जो है वो ब्लड नहीं मिलेगा। जब दिल के मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट के मसल्स, हार्ट के सेल डाई हो जाएंगे, इसको कहा जाता है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इट मीन्स कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब हम ले लेते हैं कि फोर सपोज करो कि ये वो आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है हेड को, सर को, हेड, हमारा जो हेड रीजन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है, इसे कहा जाता है कैरोटिड आर्टरी। अब अल्लाह ना करे कि ये जो थ्रोम्बस यहाँ पे बना हुआ है ये ब्लड के जरिए ट्रैवल करता करता यहाँ पे आके फंस जाए, फिर तो क्या होगा? ब्रेन के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये थ्रोम्बस आ गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है जब ब्रेन के जिस पार्ट के अंदर ब्लड नहीं जाएगा वो पार्ट अपना काम करना छोड़ जाएगा। देखें, फोर सपोज करो हिप्पोकैम्पस की तरफ ब्लड नहीं जा रहा तो आपकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता लॉस होती जाएगी क्योंकि हिप्पोकैम्पस मेमोरी को लॉस करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो सेरिब्रल हेमीस्फेयर कंट्रोल करता है। अब आप खुद सोचें कि अगर सेरिब्रल हेमीस्फेयर को ब्लड नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तो इस एक बीमारी की वजह से हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जा रहे हैं, हम ब्रेन स्ट्रोक में जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई हो रहा है, हम हाइपरटेंशन के पेशेंट बन रहे हैं। तो कितने सारे डिसऑर्डर्स लग रहे हैं। तो ये कहता है कि ये तब होता है जब फैटी लीयंस, एथ्रोमेटिस प्लाक जिन्हें कहा जाता है, ये आर्टरी के अंदर बनना शुरू हो जाए और आर्टरी हमारी नैरो हो जाए। अब एथ्रोमेटिस प्लाक के अंदर क्या होंगे? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये फसाद की जड़ है, सबसे जो बैड चीज़ है ना वो ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है।
अब इसकी वजह से आर्टरी का जब डायामीटर कम होगा तो आर्टरी फटेगी, वहाँ पे फिर डेड जो है मसल्स के सेल भी होंगे, फाइब्रस टिश्यू होंगे, फाइब्रिन प्रोटीन्स होंगे, ब्लड प्लेटिलेट्स होंगे, कैल्शियम होंगे। जब ये सारी चीज़ें एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो हमारी आर्टरी एक्सट्रीम लेवल की हार्ड हो जाएगी, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला डिसऑर्डर आप लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके काज हैं। काज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने काज आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे फसादी, सबसे मेन इसकी जड़ है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसकी डेंसिटी लो होती है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, यानी जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो जाहिर सी बात है उनकी ब्लड वेसल वैसे ही फटेगी, क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो इंटरनल जो वाल होती है आर्टरी की वो फटती रहती है। तो वही बातें होंगी, वही क्लोट्स बनेंगे, प्लेटिलेट्स आएंगे, फाइब्रिन, फिर वही क्लोट जो है मुख्तलिफ ब्लड में ट्रैवल करेगा, मुख्तलिफ आर्टरी में जाएगा, जहाँ जाएगा ब्लॉकेज करेगा। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार मेरा कोलेस्ट्रॉल तो सही है, फिर मेरे अंदर ये क्यों है, हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हो। दूसरा, स्मोकिंग जो करते हैं, स्मोकिंग के अंदर आपको पता है जो हम सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर निकोटीन होता है, और निकोटीन क्या करता है, आर्टरी के जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जब भी आर्टरी के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और फिर वही बात आ जाएगी, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो अंदर वाली वाल फटना शुरू हो जाएगी। तो स्मोकिंग से भी होता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब भी यही होता है कि जब फैट की एक एबनॉर्मल अमाउंट जमा होने लग जाए तो इससे ओबेसिटी कहा जाता है। और फैट आपको पता है, मैंने कोलेस्ट्रॉल, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर शुगर की लेवल ज़्यादा होती है। शुगर की वजह से ये होता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट पानी को खींचने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है उसको, तो इसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इंटर के चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो जब सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है उसकी वजह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो आर्टरी की वाल फट सकती है। भाई इफेक्ट्स क्या होंगे? शुरू शुरू में तो कोई सिम्टम नहीं होती, पता ही नहीं होता, जब तक हम एक हाई लेवल पे ना पहुंच जाएं। तो ये कहता है कि रेस्ट्रिक्शन हो जाता है ब्लड फ्लो का, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर ब्रेन की तरफ होगा तो स्ट्रोक हो जाएगा। एक एंजाइना पेक्टोरिस होता है, यानी कि जब है चेस्ट, आर्म्स और जास के अंदर आपको शदीद किस्म का दर्द हो तो इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। तो देखें, सिर्फ एक छोटी सी गलती हमारी, कोलेस्ट्रॉल को हमने मेंटेन नहीं किया, और उसकी वजह से हम किन किन बीमारियों से सामना करने के जो है वो सामने आ गए हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल होती है, इसको मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास डिसऑर्डर है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पहला डिसऑर्डर समझ आ गया बाकी सारे आ जाएंगे। भाई थ्रोम्बस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक इंटैक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी ये ब्लड वेसल से पूरी की पूरी जो अंदर वाली वाल है ना, क्योंकि बाहर से तो रप्चर नहीं हुई, सिर्फ अंदर वाली वाल के अंदर प्रॉब्लम है, तो इसे कहा जाता है इंटैक्ट ब्लड वेसल। तो जब इंटैक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बनने लग जाए एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो दिस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। और इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो अंदर वाली लेयर है जिसे ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है, जो कि एंडोथीलियम भी कहलाती है, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना को हम एंडोथीलियम भी कहते हैं, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब डिस्ट्रॉय होगी तो वहाँ पे प्लेटिलेट्स आएंगे उस डैमेज साइड के ऊपर, और वो ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस को क्या कर देंगे, इनिशिएट। दिस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब ये जो ब्लड का क्लोट है ये बढ़ता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आर्टरी के डायामीटर को क्या करता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। और ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि ब्लड का क्लोट इतना बड़ा बन जाता है कि पूरी आर्टरी जो है वो उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो खुदा न खास्ता कि आपकी हार्ट वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाए, कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो जाए। मैं बार बार इनका नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये हमारे मेन जो है वो आर्टरीज होती हैं। ड्यू टू कंप्लीट या फिर पार्शियल ब्लॉकेज आर्टरी की वजह से जो ब्लड सप्लाई होता है रेस्पेक्टिव ऑर्गन की तरफ, कोई भी वो ऑर्गन हो सकता है, लिवर, किडनी, लंग्स, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाना, न्यूट्रिएंट्स ले जाना, वेस्ट को लेके आना, ये किसका काम होता है, ब्लड का होता है। अब आप ब्लड वहाँ पे दे ही नहीं रहे, वहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है, वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ना कुछ आप दे पा रहे हो ना कुछ आप ले पा रहे हो। नतीजे में वो जो रेस्पेक्टिव ऑर्गन होगा वो बैडली सफ़र करेगा और इंसान की इससे डेथ भी हो जाती है। अब कैरोटिड आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बस आ जाता है तो उससे इंसान की डेथ हो जाती है। मैंने आपको बताया ना कि कैरोटिड आर्टरी वो जो हेड को ब्लड सप्लाई करती है, उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, यानी हमारा जो ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट्स काम करना छोड़ जाते हैं।
अच्छा देखें, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट लगा हुआ है ना, फिर भी चलो उस वेसल्स के अंदर जो है वो क्लॉट लगा हुआ है, तो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरीके से इस क्लॉट को ख़त्म किया जाए। WBC कोशिश करते हैं, इम्यून सिस्टम कोशिश करता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये ब्लड क्लॉट इस इंटैक्ट वेसल से टूट के और ब्लड में ट्रैवल करने लग जाए ना, फिर समझो बड़ी प्रॉब्लम है। और जब ये थ्रोम्बस ब्लड का क्लॉट इस आर्टरी से, इस इंटरनल वाल से, ब्लड से हटके, इस वाल से हटके ब्लड में ट्रैवल करने लग जाए, ये देखो ये ट्रैवल कर रहा है, तो इसको अब हम थ्रोम्बस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्बोलस। और ये एम्बोलस इतना खतरनाक है कि ये आपको एम्बुलेंस में लेके जाएगा। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है कोरोनरी थ्रोम्बस। अब देखें वही बात है, कोरोनरी थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का क्लॉट बनना। कोरोनरी आर्टरी मींस कि वो आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। नतीजे में क्या होगा कि हार्ट की तरफ सही तरीके से ब्लड नहीं जाएगा, और जब हार्ट की तरफ सही तरीके से ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट के मसल्स मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाएंगे, और इस कोरोनरी थ्रोम्बस की वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और देखो क्यों हार्ट अटैक होता है, क्यों मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, कोरोनरी थ्रोम्बस की वजह से या एम्बोलस की वजह से। या तो डायरेक्ट हार्ट की आर्टरी के अंदर खुद ब्लड का क्लॉट बना, या तो कहीं से ट्रैवल होके एम्बोलस आके हार्ट वाली आर्टरी में फंस गया। और ये आपको पता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन ये क्यों होता है, सबसे पहला डिसऑर्डर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो एक बीमारी की वजह से हम कितनी बीमारियों से सफ़र करने लगे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है हाइपरटेंशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आर्टरी का प्रेशर है वो एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। कम हो जाए तो हाइपोटेंशन, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हम कहते हैं ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है, यानी इसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। भाई कितना ब्लड प्रेशर होगा कि वो जो है एक नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये कहता है कि जब डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाए 90 mm और सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाए 135 या फिर 140 mm, तो आप समझ जाना कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। अब आपको पता है कि डायस्टोलिक का मतलब होता है कि हेड के चेंबर का रिलैक्स होना, सिस्टोलिक का मतलब होता है कि हेड के चेंबर का कॉन्ट्रैक्ट होना। अब ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूरा ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, तो वहाँ से जाके आप पढ़ लेना। लेकिन पता होना चाहिए कि जब डायस्टोलिक प्रेशर 90 होगा और जब सिस्टोलिक प्रेशर 135 या फिर 140 होगा तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाएगा। और दिस इज द साइलेंट किलर लाइक कैंसर। जिस तरह से बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल बनते हैं हमें पता ही नहीं चलता, पता चल जाए तो हम फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे कैंसर को डायग्नोस करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमें पता नहीं चलता और विक्टिम की डेथ हो जाती है थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे। तो ये हाइपरटेंशन भी इसी तरह से, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जब तक अंदर क्लॉट बनते रहें, हार्ट में फंसते रहें, और फिर जब माइनर या मेजर अटैक आता है फिर जाके हमें पता चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, उसकी वजह से आर्टरी की वाल फट रही थी, ब्लड के क्लॉट बन रहे थे, और वो जो थ्रोम्बस बन रहे थे वो फिर ट्रैवल कर रहे थे ब्लड में, एम्बोलस बन रहे थे, और एम्बोलस बनते बनते वो मेरी मुख्तलिफ आर्टरीज के अंदर फंस रहे थे, उनको स्टक कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, और उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी आया और मुझे स्ट्रोक भी आया। तो हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है। और हाइपरटेंशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस भी प्रोमोट होती है, इससे एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये हेरिडिटी भी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी आर्टरी का डायामीटर क्या होता है, रिड्यूस होता है हेरिडिटिकली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साल्ट ज़्यादा लेते हैं, और क्योंकि देखो साल्ट से क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि सोल्यूट की एबिलिटी कि वो पानी को अपनी तरफ खींचे, दिस इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। तो जब वो पानी को अपनी तरफ खींचता है तो उससे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि आर्टरी की वाल डैमेज होगी। स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे दिया, ओबेसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे दिया। अच्छा, किडनी का भी एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड लगा हुआ होता है, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। मैं इंटर के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर इसके ऊपर एक लेक्चर छोड़ चुका हूँ। तो ये कहता है कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगा हुआ होता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो जब खराब हो जाता है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या लेना देना, तो भाई ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये साल्ट के लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एड्रिनल ग्लैंड की होती है, जो कि किडनी के ऊपर लगा हुआ होता है। तो किडनी का या एड्रिनल ग्लैंड का भी खराब हो जाना हाइपरटेंशन का काज हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि हाइपरटेंशन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है स्ट्रोक, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो स्ट्रोक है ये किसकी वजह से होता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो ब्रेन है या फिर जो ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। किस वजह से? या तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे।
क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो गई है। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। पता कैसे चलेगा कि स्ट्रोक है? ऐसे पता चलेगा कि सेंसेशन का, मूवमेंट का डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा इंसान, सेंसेशन उसकी सही नहीं होगी, मूवमेंट उसकी सही नहीं होगी, यानी कि हर वो पार्ट जिसको सही तरीके से आप ब्लड सप्लाई नहीं करोगे वो पार्ट आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाएगा। फिर वो सेरिब्रम है तो देखो आपकी सेंसेशन सही नहीं होगी, सेरिबलम है तो मूवमेंट आपकी सही नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी की पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं इस तरह से, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। जो राइट वाला है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट वाला है वो राइट को कंट्रोल करता है। ये इंटर का चैप्टर नंबर 3, इस पे मैं पूरा लेक्चर बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो बहरहाल ब्रेन के ये दो बड़े पार्ट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट और लेफ्ट। अगर राइट पार्ट खराब हो जाए तो बॉडी का लेफ्ट हिस्सा काम करना छोड़ जाता है, अगर लेफ्ट पार्ट खराब हो जाए तो बॉडी का राइट हिस्सा काम करना छोड़ जाता है। और जब ये क्यों काम करना छोड़ जाएंगे? क्योंकि आपने कैरोटिड आर्टरी के अंदर क्लोट फंसाया हुआ है और इन पार्ट्स को ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैमेज इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कैन कॉज वीकनेस और पैरालिसिस, पूरी बॉडी को जो है वो पैरालाइज कर देगा अगर दोनों पार्ट होंगे। अगर एक पार्ट होगा तो उसे हम कहेंगे हेमीप्लेजिया। हम देखते हैं ना कितने ऐसे लोग हैं जिनको हाफ साइड पैरालाइज होता है, वन साइड बॉडी पैरालाइज होती है, दिस इज कॉल्ड एज हेमीप्लेजिया। तो ये भी किसकी वजह से होता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, ब्लड क्लोट बनने की वजह से, एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन काज इज द एथरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड क्लॉट बनेगा, हाइपरटेंशन इसकी वजह से भी ब्लड क्लॉट बनेगा। भाई कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? एक ही तरीका है, आर्टरी का प्रेशर नॉर्मल रखो। प्रेशर नॉर्मल होगा ना आर्टरी फटेगी, ना ब्लड के क्लॉट बनेंगे, ना फाइबर बनेंगे, ना डेड सेल होंगे, ना ही वो ब्लड का क्लॉट ट्रैवल करके एम्बोलस बनेगा, ना किसी आर्टरी में फंसेगा। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि साल्ट प्रॉपर लो, फेट आप प्रॉपर लो, स्मोकिंग आप अगर करते हो तो आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि मैंने बताया कि स्मोकिंग के अंदर जो सिगरेट के अंदर जो निकोटीन होता है वो आर्टरी के डायामीटर को कम करता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, टेंशन इज अ बिग प्रॉब्लम। टेंशन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, मैं कहता हूँ कि सबसे खतरनाक बीमारी है, अंदर ही अंदर से आपको ये खत्म कर देगी। तो टेंशन इज द मेजर काज ऑफ हाइपरटेंशन। सो लाइफ शुड बी इजी एंड फ्री फ्रॉम द वरीज। आजकल ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी इंसान की लाइफ आसान हो लेकिन फ्री ऑफ किसी भी परेशानी से, वरी से फ्री हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, हमारा जो है हमें बेस्ट ट्राई करना होता है कि इन चीज़ों से जो है वो बच के रहना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लास्ट जो डिसऑर्डर है वो है हेमरेज। भाई हेमरेज का मतलब ये होता है कि हमारी एक पूरी की पूरी ब्लड वेसल है, जब ये ब्लड वेसल यहाँ से फट जाए, पूरी ब्लड वेसल फट जाए और यहाँ से जब ब्लड निकलना शुरू हो जाए, खून निकलना शुरू हो जाए, ब्लड वेसल से बाहर निकल के आ जाना, ये कहलाता है हेमरेज। एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज हेमरेज। बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाए, अल्लाह ना करे, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन की जब आर्टरी फटने लगेंगी तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितने क्लॉट अंदर बनेंगे। तो किसी भी कैरोटिड आर्टरी को सही ब्रेन के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ब्रेन, वैसे सारी हेमरेज खतरनाक होती है लेकिन ब्रेन हेमरेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अब ये जो बाहर ब्लड निकल रहा है ये कहाँ जाएगा? मेरे आपके घर तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, बाहर टिश्यूज़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है जिसे हेमाटोमा कहा जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द टिश्यूज इज कॉल्ड एज हेमाटोमा। इसकी वजह से हो रहा है? हेमरेज की वजह से। और हेमरेज इन द ब्रेन कैन कॉज स्ट्रोक। अगर ब्रेन के अंदर हेमरेज होती है ना तो फिर आप समझो कि वी कन्फर्म बैडली सफ़र फ्रॉम द स्ट्रोक, के हम जो है वो स्ट्रोक से क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है। लास्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है ब्लू बेबीज़। बहुत आसान सा जो है वो डिसऑर्डर है। बाज़ औक़ात बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम ब्लू बेबीज़ को क्यों कहते हैं? तो ब्लू बेबीज़ जो है बेटा वो एक लेमैन टर्मिनोलॉजी है। आपको पता है कि हमारे दिल के सीधे खाने में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उल्टे खाने में जो है वो ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये देखो, ये दोनों ब्लड अलग अलग है ना। अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में क्या हो जाएं, मिक्स हो जाएं, तो इससे फिर क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है
वो ना तो ऑक्सीजनेटेड रहेगा ना डी ऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स हो जाएगा और ये स्किन से हमें थोड़ा सा ब्लूइश नज़र आएगा। तो जो बच्चा होगा ना उसकी स्किन हमें थोड़ी सी ब्लू नज़र आती है। उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आँख वाली या लिप्स उठा के अंदर से आप देखते हैं, या नोज़ वाली या कान वाली, जो अंदर वाली जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं वो आप देखेंगे ना थोड़ी सी ब्लू आपको नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में क्या हो जाता है, मिक्स, जो कि नॉर्मली मेरे अंदर और आपके अंदर कभी भी नहीं होता। क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है ये बाय बर्थ डिसऑर्डर है, कंजीनाइटल डिसऑर्डर है। पैदा होने के बाद ये डिसऑर्डर नहीं लगता, बाय बर्थ ये डिसऑर्डर लगता है। तो भाई अब आप मुझे बताओ कि इस बच्चे का ब्लड आपस में मिक्स कैसे हो सकता है? एक ही है कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ जाए। ये जो आपका एट्रियल सेप्टम है यहाँ पे देखें, ये देखें, ये डिफेक्ट आ गया। जब डिफेक्ट आ गया तो यहाँ पे ये जो है ब्लड दोनों आपस कर क्या हो जाएगा, मिक्स, और ये बच्चा जो है वो आपको ऐसा नजर आएगा ब्लू ब्लू कलर का। तो किसी एक शख्स ने देखा कि इसका कलर तो है वो ब्लू हो गया, तो उसने इसका नाम रख दिया ब्लू बेबीज। हालांकि इसका नाम है साइनोसिस, साइंटिफिकली से साइनोसिस कहा जाता है, जिसमें बच्चे की जो स्किन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्लू होना शुरू हो जाती है आर्ट्रियल सेप्टम डिफेक्ट की वजह से। ASD, आर्ट्रियल सेप्टम डिफेक्ट की वजह से जो बच्चा है उसकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू होने लग जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लू बेबीज। अच्छा, अगर इसके अंदर डिफेक्ट नहीं होता तो फिर डिफेक्ट नीचे वाले के अंदर भी हो सकता है। ये देखें, वेंट्रिकुलर VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। अब यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं हुआ, यहाँ से जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो SD भी हो सकता है, VSD भी हो सकता है, यानी दोनों का ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद जो है वो बच्चा आपको थोड़ा सा ब्लू नजर आएगा। ये जो बच्चे हैं बेचारे बहुत कम सर्वाइव करते हैं, अर्ली ऑन इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। यही तो वो प्रॉब्लम है जिसमें आप कहते हो मेरे दिल, इस बच्चे के दिल में सुराख है। वो एक्चुअली सुराख नहीं होता बेटा, वो SD होता है। हम कहते हैं एक सुराख है तो मतलब कि या तो हो सकता है एट्रियम के अंदर डिफेक्ट हो या तो वेंट्रिकल के अंदर। बाज़ औक़ात कहते हैं यार इस बच्चे के दिल में 2 सुराख हैं, वो 2 सुराख नहीं होते, वो SD और VSD दोनों होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इज ब्लू बेबी, साइंटिफिकली से साइनोसिस कहा जाता है। एक और रीजन भी है इसका, वो भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ, पहले थ्योरी समझा दूँ आप। ये कहता है कि इसमें बच्चे की जो स्किन है वो ब्लूइश हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ब्लूइश हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ASD मैंने आपको बताया, आर्टियल सेप्टम डिफेक्ट, या फिर VSD, वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। होता क्या है इसमें, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कि ये हमेशा कंजीनाइटल होगा, कभी भी ये बर्थ होने के बाद डिसऑर्डर नहीं होता। एक तो रीजन मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीजन ये होता है कि बच्चे के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है डक्टस आर्टियोसस। इस बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डक्टस आर्टियोसस जो है वो एक कनेक्शन होता है बेबी के दिल का, जो कि दोनों ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके मदर की बॉडी में आता है। तो जैसे बच्चा पैदा हो जाता है ना, देखो ये हमारे पास एक बच्चा है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास मदर की बॉडी है, ये हमारे पास बच्चा है। अब बच्चे के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों एक स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं, कनेक्शन के अंदर। इस तरह का एक कनेक्शन बना हुआ है, देखो ये वो कनेक्शन है, मान लेते हैं। इस कनेक्शन को कहा जाता है डक्टस आर्टियोसस। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो ये जो डक्टस आर्टियोसस है ये क्या करता है, दोनों ब्लड लेके मदर की बॉडी में जाता है। फिर मदर क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर देती है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करके बॉडी से बाहर निकाल देती है, इस तरह से अलग अलग। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन यहाँ से इस बच्चे का खत्म हो जाता है, ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चे का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो पैदा होने के बाद भी उनका ये जो कनेक्शन है ये बना रहता है। अब आप खुद सोचेंगे जब ये कनेक्शन बना रहेगा तो इनका जो ऑक्सीजनेटेड और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारी ज़िंदगी मिक्स रहेगा, और जब मिक्स रहेगा तो इसे हम सारी सी बातें साइनोसिस कहते हैं या फिर ब्लू बेबीज़ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे डन सर कर दें, ठीक है, या फिर थंबनेल दे दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।